गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हमारा ये जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अगले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, सेल का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सेल थियरी और ओवरव्यू ऑफ सेल। सो गाइस, ओवरव्यू ऑफ सेल में हमने देखा था कि हमारे दो टाइप के सेल होते हैं। मेनली हमारे सेल के दो टाइप रहते हैं, जिसमें एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल रहता है, एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं, और दूसरे हमारे जो टाइप था वो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल था। सो यहाँ पर इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल में हमने देखा था हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता है। सो इसमें नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसमें हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। सो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यानी कि प्रिमिटिव टाइप कैरियन रहेगा, प्रिमिटिव टाइप कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, और इसमें हमारा वेल डेवलप कैरियन रहेगा। सो ये आपने समझ लिया था। और इसमें हमने देखा था हमारा ये जो सेल रहेंगे, सेल के अंदर इस तरह से यहाँ पर हमारा, अगर यहाँ पर एनिमल सेल रहेगा तो एनिमल सेल के अंदर हमारा जो सबसे आउटर कवरिंग रहेगा उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन है। बट यहाँ पर प्लांट सेल में हम देखेंगे तो प्लांट सेल में हमारा ये सेल मेम्ब्रेन थी। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो हमारा एक थिन फॉस्फोलिपिड का लेयर है, ये हमारा थिन लेयर है। इसके भी यहाँ पर आउटर साइड में प्लांट में देखेंगे तो इसके भी आउटर साइड में यहाँ पर ये हमारा दूसरा लेयर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? तो सेल वॉल, ये हमारा सेल वॉल हो गया। और यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर क्या होता है? तो हमारा न्यूक्लियस, इसके ऑर्गेनेल में हमने देखा था हमारे ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड हमारा क्या रहता है? तो साइटोप्लाज्म रहता है। अब हमारा ये साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा फ्लूइड पार्ट, यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या रहता है? तो ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ सेल। सो इसमें जो फ्लूइड पार्ट रहता है इसको हम साइटोसोल बोलेंगे, साइटोसोल बोलते थे। और हमारा दूसरी ऑर्गेनेल रहती है, ऑर्गेनेल रहती है। सो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनेल रहती है, ऑर्गेनेल में हमने तीन टाइप की ऑर्गेनेल देखी, जिसमें यहाँ पर ऑर्गेनेल बेसिकली क्या रहेगी? तो एक हमारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल रहेंगी और एक मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं रहेगी। सो यहाँ पर मेम्ब्रेन क्या होता है? तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो सेल का न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर इस तरह से यहाँ पर एक डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप रहता है, डबल मेम्ब्रेन का एनवेलप रहता है। सो इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। हमारे कोई भी ऑर्गेनेल होता है और ऑर्गेनेल के ऊपर यहाँ पर एनवेलप प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बोलेंगे। सो यहाँ पर मेम्ब्रेन के तरीके से देखने जाए तो हमारे सेल में ऐसी तीन टाइप की ऑर्गेनेल रहती है, जिसमें एक हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, दूसरी हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और तीसरी हमारी जो रहती है वो अमेम्ब्रेन बाउंडेड, अमेम्ब्रेन बाउंडेड। सो इसके नाम से आपको पता चल रहा है डबल मेम्ब्रेन में क्या होगा? तो इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में क्या होगा? तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन है। हमारा ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का भी डबल मेम्ब्रेन होगा। और हमारे एक क्लोरोप्लास्ट नाम की, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे ये क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, यहाँ पर ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी यहाँ पर इस तरह से डबल मेम्ब्रेन रहेंगे। तो इसमें कौन सी? तो एक न्यूक्लियस है, दूसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सारे हमारे
डबल मेम्ब्रेन, और ये हमारी जो तीनों रहेंगी वो हमारी सबसे बड़ी जो ऑर्गेनल रहेंगी वो हमारी ये तीनों रहेंगी। इसके बाद यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनल जैसे कि यहाँ पर लाइसोसोम है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस तरह से यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वो भी सिंगल बाउंडेड होगा, हमारा गोल्गी बॉडी होगा वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, पेरोक्सिसोम, ये सारे हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड में जैसे कि लाइसोसोम है, इसके बाद यहाँ पर गोल्गी बॉडी, तीसरा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, ये सारे हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। और अमेम्ब्रेन बाउंडेड में क्या होगा, तो इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे रिबोसोम है, बैक्टीरियल सेल में हम देखेंगे तो इनकल्जन बॉडी है, ये सारे हमारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। जैसे कि यहाँ पर रिबोसोम्स हैं, यूकेरियोटिक सेल में हमारा एक सेंट्रियोल्स रहेगा, तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स रहेंगे, और हमारे इनकल्जन बॉडी ये हमारे अमेम्ब्रेन बाउंडेड में रहेगी। सो आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल क्या पता है, तो हमने आगे देखा इसी तरह से हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल रहेगा इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस रहेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल। सो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हमने आगे देखा इसी तरह से, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस रहेगा, यानी कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कोई एक सेल है, हमारा कोई एक बैक्टीरियल सेल है, और इसके अंदर हमारा ये न्यूक्लियस में इसके जो क्रोमोसोम, यहाँ पर न्यूक्लियस में हमने देखा न्यूक्लियस जो रहेगा इसमें हमारे क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा, और ये हमारा इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। जैसे कि हम हमारे जो पेरेंट होते हैं उससे किस तरह से मिलते हैं, तो ये हमारी जो सारी इंफॉर्मेशन रहती है ये हमारे जेनेटिक मटेरियल में रहती है। सो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल हमारे न्यूक्लियस में रहता है, और न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन एनवेलप रहता है। बट यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा ये जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा ये इस तरह से यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से ये रहेगा, एक दूसरे के साथ मिल के, यानी कि एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर यहाँ पर हमारा ये सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। इसके ऊपर कोई भी एनवेलप नहीं रहेगा, तो इसी के ऊपर हमारा ये न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे ये प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से सेल आते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हमारे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, और हमारे पीपीएलओ सेल और माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर हमारे बीजीआई यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलेंगे, या इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलेंगे। और हमारे बैक्टीरिया तो आपको पता ही है, हमारे जीवाणु जो होते हैं वो इसको बैक्टीरिया बोलते हैं। पीपीएलओ यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, और माइकोप्लाज्मा आपको पता है, माइकोप्लाज्मा हमारे सेल रहते हैं, हमारे बैक्टीरियल सेल रहते हैं। वैसे ही हमारे जो पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरियल सेल में आते हैं, बट इसकी साइज बहुत छोटे होने के कारण इसको सेपरेट रखा गया है। सो इसके बाद यहाँ पर देखें तो इसकी साइज क्या होती है, तो साइज की हम बात करें तो जनरली हमारे जो बैक्टीरियल सेल रहेंगे या हमारे ये प्रोकैरियोटिक सेल रहेंगे उसकी साइज 3 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक इसकी होती है। बट हमारे ये जो पीपीएलओ और हमारे माइकोप्लाज्मा
प्लाज्मा, इसकी साइज क्या होती है, तो ये हमारी नॉर्मल जो साइज है इससे बहुत कम साइज होती है, यानी कि पीपीएलओ की 0.1 माइक्रोमीटर रहेगी और माइकोप्लाज्मा की 0.3 माइक्रोमीटर। ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शेप क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर तीसरा टॉपिक है शेप क्या हो सकते हैं। तो शेप हमारे वैसे तो बहुत सारे इसके शेप हैं, बट हम फॉर बेसिकली शेप की बात करें तो फॉर बेसिक शेप की बात करें तो इसमें कौन से आते हैं, तो फर्स्टली हमारा बेसिलस, दूसरा हमारा कोकस, तीसरा हमारा जो शेप है इसको हम विब्रियो बोलेंगे, विब्रियो, और फोर्थ स्पाइरिलम, स्पाइरिलम। ओके, सो जो बेसिलस रहेगा वो रोड शेप रहेगा, यहाँ पर इस तरह से हमारे रोड होगा, तो उससे हमारा जो कोई दंड होगा तो उसके लाइक हमारा ये जो शेप रहेगा, तो ये हमारा बेसिलस है। इसके बाद कोकस यानी कि स्फेरिकल, इसके बाद विब्रियो यानी कि कोमा शेप। स्फेरिकल कैसा, तो हमारा एक स्फेयर जैसा है, और विब्रियो यानी कि कोमा शेप रहेगा। कोमा शेप इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे जो रहेंगे वो कोमा शेप रहेंगे। ओके, और इसके बाद स्पाइरिलम कैसे रहते हैं, तो ये स्पाइरल रहते हैं, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है ये स्पाइरल रहेंगे इस तरह से, ये हमारे स्पाइरिलम। ओके, सो ये इसके फॉर बेसिक शेप, ये भी आपको याद कर लेने हैं। सो ये हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और इसके साइज और शेप। और उसके बाद हम देखें तो इसके बाद देखें तो हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, और प्रोकैरियोटिक सेल को हम देखने जाए तो इस तरह से ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, और उसके ऊपर हमारे 3 एनवेलप रहते हैं इस तरह से। यहाँ पर सबसे यहाँ पर पहला तो हमारा ये हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर यहाँ पर हमारा दूसरा एनवेलप रहता है जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल। इस तरह से ये हमारा सेल वॉल हो गया, और सेल वॉल के पे आउटर साइड पे हमारा तीसरा लेयर रहता है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। सो यहाँ पर हमारा जो सेल एनवेलप रहेंगे, ये 3 लेयर में रहेंगे। कैसे, 3 लेयर में रहेंगे। सो ये सेल एनवेलप सारे हमारे ये तीनों लेयर मिलके हमारा एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, यानी कि हमारे सेल को ये प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे ये तीनों एनवेलप मिलके हमारे ये सेल जो बैक्टीरियल सेल है इसको प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे ये सेल एनवेलप के हिसाब से, यहाँ पर हमारे सेल एनवेलप के हिसाब से हमारे बैक्टीरिया के 2 टाइप्स हैं। कौन से 2 टाइप, तो एक हमारा ग्राम पॉजिटिव और दूसरा हमारा ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक ग्राम नाम का साइंटिस्ट था, तो उसने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, तो एक सॉल्यूशन बनाया जिसको ग्राम स्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राम स्टेन बोलते हैं। अब हमारा ये जो ग्राम स्टेन है ये हमारे सेल एनवेलप को पार करके इसके इनसाइड चला जाता है, तो इसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। ये हमारा पार करके इनसाइड चला जाता है तो इसको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर ये हमारा जो सेल लेयर हार्ड है और हमारा ये ग्राम स्टेन जो है तो ये हमारे सेल के अंदर नहीं जा पाता है, तो हमारा इसको हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, सो ग्राम यहाँ पर इस तरह से हम लिखेंगे दोज who take up to gram stain is called gram positive, and those who do not take up to do not take up to gram stain is called gram negative. ओके, सो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे 3 लेयर कौन से रहते हैं, तो ये 3 लेयर यहाँ पर फर्स्टली जो सबसे आउटर लेयर रहेगा यहाँ पर
3 लेयर में हम बात करें तो फर्स्टली हमारा जो सबसे आउटर जो रहेगा इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। दूसरा हमारा मिडल जो यहाँ पर ये हमारा सबसे आउटर क्या है, तो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स है। इसके बाद ये हमारा इनर यानी कि मिडल जो है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल, तो ये हमारा सेल वॉल है। ये हमारा दूसरा जो लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल वॉल। ये हमारा मिडल है, ये कौन सा है, तो मिडल है। और तीसरा हमारा जो सबसे इनर यहाँ पर सबसे जो इनर सेल लेयर है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो हमारा तीसरा सबसे इनर जो है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो आपको ये तीनों लेयर समझ में आ गए। इसके बाद यहाँ पर तीनों लेयर को हम इंडिविजुअली देखें तो हमारे जो आउटर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद मिडिल हमारा सेल वॉल और हमारा तीसरा जो कि सबसे इनर है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो यहाँ पर फर्स्टली हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स रहता है ये हमारा सबसे आउटर रहता है। पहले तो सबसे आउटर रहेगा और इसका कंपोजिशन डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होगा। सो कंपोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स इज डिफरेंट among different bacteria, डिफरेंट बैक्टीरिया में हमारा ये जो ग्लाइकोकैलिक्स रहेगा ये डिफरेंट रहेगा, यानी कि उसका जो कंपोजिशन रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। कई जो बैक्टीरिया रहेंगे इसमें ये एक लूज एंड शीथ लेयर में रहेगा, लूज एंड शीथ लेयर रहेगा, जिसको हम बोलेंगे स्लिम लेयर। जिसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्लिम लेयर। और हमारे कई ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे इसमें ये हार्ड एंड टफ रहेगा। हमारे कई ऐसे बैक्टीरिया रहेंगे इसमें ये थिक एंड टफ रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल। इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल बोलेंगे। आपको याद रखना है कैप्सूल किसको बोलेंगे, तो हमारा थिक एंड टफ रहेगा तो इसको हम बोलेंगे कैप्सूल, और हमारा लूज एंड शीथ रहेगा तो इसको हम बोलेंगे शीथ। सो ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। इसके बाद यहाँ पर दूसरा हमारा जो लेयर रहता है वो हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल, यहाँ पर दूसरा हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल। सो हमारा ये जो सेल वॉल रहेगा, ये सेल वॉल हमारे सेल जो रहता है सेल के शेप को डिटरमाइन करेगा। सो इट इज डिटरमाइन शेप ऑफ सेल, सेल के शेप को डिटरमाइन करता है। और इसके अलावा हमारा ये जो सेल वॉल रहेगा ये बैक्टीरिया को कोलैप्स और बर्स्टिंग होने से प्रिवेंट करेगा। सो इट इज प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम bursting and collapsing। अब हमारा ये सेल वॉल बना किससे हुआ होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकन। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, याद कर लेना। पेप्टिडोग्लाइकन का हमारा सेल वॉल रहता है हमारे बैक्टीरिया में। ओके, सो ये पेप्टिडोग्लाइकन, और इसमें भी हम देखें तो ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमाइन
ओके, सो यहाँ पर आपको वैसे ये एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लाइकोसेवन ये आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, बट यहाँ पर ये आपको याद रखना है, पेप्टिडोग्लाइकन बना हुआ होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारा ये तीसरा जो इसके बाद ये सेल वॉल हो गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमारा जो लेयर रहता है इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। चलो हमारा ये सेल मेम्ब्रेन हमारा सबसे इनर रहता है, यहाँ पर इनर रहेगा, यहाँ पर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। और ये सेल मेम्ब्रेन भी किससे बना हुआ होता है, तो ये फॉस्फोलिपिड से, फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, आपको याद रखना है। ये पेप्टिडोग्लाइकन से, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन, बट हमारा जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा वो हमारे फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। आगे हम वैसे देखने वाले जिस तरह से हमारा यूकेटिक सेल रहेगा, यूकेटिक सेल में हमारा ये फॉस्फोलिपिड का रहेगा। यहाँ पर लिपिड के बायलेयर रहेंगे और लिपिड के बायलेयर के अंदर हमारे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन ये रहने वाला है। सो इस तरह से हमारा ये फॉस्फोलिपिड का है और ये सेमी परमिएबल है, और ये सेमी परमिएबल है, आपको याद रखना है, ये सेमी परमिएबल है। और ये सिलेक्टिव, हमारे कुछ ही ऐसे चीजें रहेंगी जिसको ये बाहर आने जाने के लिए परमिट करेगा। यहाँ पर कुछ ही ऐसे इसके अंदर जो प्रोटीन रहेंगी ये चैनल प्रोटीन बनाएंगे, और हमारी कुछ ही चीजें रहेंगी जो कि यहाँ पर हमारा ये सेल मेम्ब्रेन इसको परमिट करेगा बाहर आने जाने के लिए। और ये इंटरेक्ट करता है एंड इट इज इंटरेक्ट विथ आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड, एंड इट इज interact with outside of world, outside of world। इसका मीनिंग क्या होता है, तो हमारा ये जो सेल यहाँ पर ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा चौथा, इस तरह से हमारे ये सेल के बीच हमारा जो इंटरसेल्युलर स्पेस है और इनके भी यहाँ पर इनके बीच भी यहाँ पर फ्लूइड रहेगा। और हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन ये इंटरेक्ट करता है हमारे आउटसाइड, हमारा ये जो सेल इंटरसेल्युलर स्पेस है इसके साथ। ओके, सो यहाँ पर कुछ चीज़ों का लेन देन यहाँ पर होता रहेगा। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर हमारे बैक्टीरियल सेल में इस तरह से इनफोल्डिंग में रहेगा, इस तरह से कई जगह पर इस तरह से इसका एक्सटेंशन हुआ होगा, और ये एक्सटेंशन कई जगह पर ट्यूबुलर फॉर्म में, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ मेम्ब्रेन कई जगह पर ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ट्यूबुलर फॉर्म में होगा, कई जगह पर ये वेसिकल्स के फॉर्म में होगा, कई जगह पर ये लेमेला के फॉर्म में होगा। ओके, सो यहाँ इस तरह से हमारा ये जो मेम्ब्रेन रहेगा इसका इस तरह से एक्सटेंशन रहेगा, और ये इसके जो सरफेस एरिया है इसको इंक्रीज करेगा। और इसमें कई जगह पर ये जो एक्सटेंशन है इसको हम बोलेंगे मीसोजोम। वैसे ये सारी चीज़ें आगे हम देखने वाले हैं। मीसोजोम यहाँ पर इस तरह से हमारा, जैसे कि यहाँ पर वेसिकुलर और ट्यूबुलर एक्सटेंशन हुआ तो ये मीसोजोम बनेगा। क्या बनेगा? मीसोजोम बनेगा। सो ये मीसोजोम को हम इसकी ऑर्गेनल में देखने वाले हैं। अभी के लिए आप इतना ही समझो। सो ये हो गए इसके 3 लेयर, जिसमें हमने देखा हमारा ग्लाइकोकैलिक लेयर, उसके बाद सेल वॉल और हमारा सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ऑर्गेनल के बारे में। ऑर्गेनल, इसके अंदर ऑर्गेनल कौन सी रहती है? तो यहाँ पर हमने देखा था, हमने जो सेल यूकेटिक सेल में हम जनरल देखने जाए तो यूकेटिक सेल में हमारे 3 टाइप के ऑर्गेनल, जिसमें हमने मेम्ब्रेन बाउंडेड देखा था। मेम्ब्रेन बाउंडेड में हमारी 2 टाइप की, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और हमारी अमेम्ब्रेन बाउंडेड, तीसरी हमारी जो टाइप था वो अमेम्ब्रेन बाउंडेड। सो यहाँ पर हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे तो इसमें एक भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंडेड यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड यहाँ पर एब्सेंट रहेगी, यानी कि यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलती, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड।
या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, इसमें कोई भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं देखने को मिलती। बट यहाँ पर अमेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल देखने को मिलती है। सो यहाँ पर जो ऑर्गेनेल रहती है वो अमेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल रहती है। इसमें कौन से ऑर्गेन, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये जो पहला तो ये हमारा न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड आगे हमने देखा था, यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियोइड है, न्यूक्लियोइड है। इसके बाद यहाँ पर हमारे रिबोसोम रहेंगे, रिबोसोम्स रहेंगे। इसके बाद इंकल्जन बॉडी है, इंकल्जन बॉडी है, और हमारा यहाँ पर मिसोसोम रहेगा, मिसोसोम। ओके, सो ये मिसोसोम वैसे हम इसको मेम्ब्रेन बाउंडेड बोल सकते हैं क्योंकि हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे फोल्ड होके बनता है, तो हमारा ये मिसोसोम को हम मेम्ब्रेन बाउंडेड बोल सकते हैं। बट हमारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियोइड, रिबोसोम, इंकल्जन बॉडी, ये सारे हमारे और इसके साथ क्रोमेटोफोर, ये सारे आएंगे हमारे अमेम्ब्रेन बाउंडेड में। सो फर्स्टली यहाँ पर इसके न्यूक्लियस को हम देखते हैं। फर्स्टली यहाँ पर इसके न्यूक्लियस को, तो इसका जो न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है। इस तरह से हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है, तो ये जेनेटिक मटेरियल रहेगा, ये नेकेड रहेगा। यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है वो एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। सो हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि जेनेटिक मटेरियल होगा, ये नेकेड रहेगा, ये हमारे सेल के अंदर नेकेड रहेगा। इस तरह से हमारा ये जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो हमारा ये जेनेटिक मटेरियल नेकेड रहेगा। और ये नेकेड जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे, ये नेकेड जेनेटिक मटेरियल को हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। इसमें न्यूक्लियोइड या इसको हम जीनोमिक डीएनए बोलेंगे, जीनोमिक डीएनए। या ये क्या होता है, तो ये हमारा सिंगल क्रोमोसोम रहता है, सिंगल क्रोमोसोम रहते हैं, और वो भी सर्कुलर, ओके। सो ये हमारा जीनोमिक डीएनए जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारा ये जीनोमिक जो डीएनए है, यानी कि हमारा ये जीनोमिक न्यूक्लियोइड जो डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड टू जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट स्मॉल सर्कुलर डीएनए, स्मॉल सर्कुलर डीएनए, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। जिसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हमारा जीनोमिक डीएनए है, इसके आउटसाइड यहाँ पर हमारा एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए रहता है, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मिड। तो हमारा ये हो गया प्लाज्मिड, ये क्या हो गया, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड। ये हमारा जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए। ओके, सो आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा ये जो प्लाज्मिड रहेगा, प्लाज्मिड confers certain unique phenotypic character, certain unique phenotypic character, यहाँ पर ये हमारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फिनोटाइपिक कैरेक्टर रहते हैं, वो ये दिखाता है। तो यहाँ पर कौन से कैरेक्टर, तो एंटीबायोटिक टू रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इसके बाद दूसरा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमारे कुछ ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज होता है, तो यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी,
यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से, तो यहाँ पर हमारे कुछ इंसुलिन वगैरह जैसे बनाना हो तो जैसे कि इंसुलिन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये तो आपको समझ में आ गया, हमारे जो एंटीबायोटिक रहती है उसके प्रति ये अपना प्रतिकार देता है, तो ये आपको समझ में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारा कोई एक सेल है और सेल के यहाँ पर हमारा ये बैक्टीरियल सेल है और बैक्टीरियल सेल के पास ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा सर्कुलर प्लाज्मिड। इसको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देना फॉरेन डीएनए से। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो बैक्टीरियल सेल है इसका यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में थोड़ा सा जो डीएनए है उसको कट करके इसको रिमूव कर देना और हमारा दूसरा जो डीएनए रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो दूसरा डीएनए है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा दूसरा डीएनए है, तो दूसरा डीएनए का इतना सा पार्ट कट करके यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर लगा देना है, तो इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आगे जब इसके फिजन होगा, जैसे कि यहाँ पर आगे इस तरह से ये डिवाइड होगा, तो इस तरह से ये भी हमारा जो प्लाज्मिड है ये भी डिवाइड होगा, इस तरह से हमारा प्लाज्मिड भी यहाँ पर डिवाइड होगा और प्लाज्मिड के साथ हमारा जो ये फॉरेन डीएनए हमने जोड़ा है ये भी डिवाइड होगा। तो अब इसका गोल क्या है, तो गोल जैसे कि यहाँ पर इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन में हमारे जो ह्यूमन सेल में से हमारा इंसुलिन बनाने वाला जो जीन रहता है उसको यहाँ पर कट करके यहाँ पर जैसे कि लगा दिया। इंसुलिन वैसे एक हमारा टाइप का प्रोटीन रहता है, तो ये प्रोटीन किस तरह से बनता है, तो प्रोटीन जैसे कि हमारा डीएनए है, डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होके आरएनए बनेगा और आरएनए आगे हमारा ये जो ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगा। आरएनए यहाँ पर क्या होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, ये ट्रांसलेशन है और ये आगे जो प्रोटीन बनेगा ये ट्रांसलेशन है, तो ये अब इस तरह से हमारा प्रोटीन बनेगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन और उसके बाद ट्रांसलेशन करके इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन बनेगा। वैसे ये सारी चीजें हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी वाले जो चैप्टर है 12th में, तो वहां पर ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ये हमारे बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। और इंसुलिन फॉर्मेशन, वैसे इंसुलिन फॉर्मेशन हमारा एक टाइप का बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन से ही होता है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर ये हो गया हमारा डीएनए और न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखें तो हमारा दूसरा ऑर्गेनेल रहेगा वो मिसोजोम। दूसरा यहाँ पर ऑर्गेनेल मिसोजोम। इसके बाद दूसरा हमारा मिसोजोम। मिसोजोम क्या होता है, तो हमारा ये जो ये किस तरह से बनता है, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से यहाँ पर हमने देखा हमारा ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह से इनफोल्डिंग हो जाता है और इसकी जो सरफेस रहेगी वो बढ़ जाएगी या इंक्रीज होगी। तो इसको हम ये जो हमारा इनफोल्डिंग हुआ है इसको हम बोलेंगे मिसोजोम। यहाँ पर मिसोजोम फॉर्म बाय इनफोल्डिंग इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग की वजह से हमारे मिसोजोम बनते हैं। और ये इनफोल्डिंग आगे हमने देखा था, या तो वो ट्यूबुलर फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूबुलर फॉर्म में, वेसिकुलर फॉर्म में और लेमेलाज के फॉर्म में, लेमेलाज के फॉर्म में। ओके, सो इस तरह से हमारा मिसोजोम फॉर्म होता है। और मिसोजोम का फंक्शन क्या है, तो मिसोजोम का मेनली फंक्शन है इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है रेस्पिरेशन। वैसे हम आगे यूकेरियोटिक सेल में देखने वाले हैं, हमारी सारी ऑर्गेनल रहेंगी उसका डिफरेंट फंक्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ पर रेस्पिरेशन करेगा तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा और उसमें से एनर्जी बनेगा। और हमारे फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ करेगा तो वो हमारा क्लोरोप्लास्ट करेगा। और इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें, जैसे कि हमारा सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे हमारा जो साइटोप्लाज्म रहेगा, साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हमारा जो करेगा, इसको हम बोलेंगे सेंट्रियोल्स। सो यहाँ पर ये सारे फंक्शन हमारे एक मिसोजोम करता है। जैसे कि यहाँ पर रेस्पिरेशन है, सेल डिवीजन है, इसके बाद हमारा सेल डिवीजन में हमारे साइटोप्लाज्म और हमारे क्रोमोसोम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इक्वल
या इक्वल या अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारा मीसोजोम करेगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम सेल डिवीजन के दौरान ये हमारे साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हमारे सेल वॉल को बनाने में हेल्प करता है। सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल भी हमारा ये मीसोजोम बनाता है। सो इस तरह से हमारे मीसोजोम के बहुत सारे फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे ये सेल मेम्ब्रेन ये इनफोल्ड होके इस तरह से हमारा एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर। यहाँ पर हमारा दूसरा इनफोल्डिंग से क्या बनता है, तो क्रोमेटोफोर। ये क्रोमेटोफोर का फंक्शन क्या है, तो इसके अंदर पिगमेंट रहते हैं और ये पिगमेंट यहाँ पर इस तरह से पिगमेंट अगर प्रेजेंट रहेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्रोमेटोफोर। ओके। और ये हो गया, ये क्या है, तो ये हमारा मीसोजोम है, मीसोजोम से। ओके। सो ये मीसोजोम और क्रोमेटोफोर आपको समझ में आ गया। सो ये क्रोमेटोफोर जो रहते हैं वो हमारे कुछ ऐसे जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो इसमें हमारे ये क्रोमेटोफोर रहेंगे। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको समझ लेना है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया होता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे तीसरे जो ऑर्गेनल रहती है वो इंकल्जन बॉडी। इसके बाद नेक्स्ट में इंकल्जन बॉडी। अब ये इंकल्जन बॉडी क्या होता है, तो इंकल्जन बॉडी यहाँ पर हमारे ये जो सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरह से ये वेसिकल्स रहेंगी। यहाँ पर इस तरह से ये ग्रेन्यूल रहेंगी और इसमें हमारा जो सेल है, सेल का जो रिजर्व मटेरियल है वो यहाँ पर स्टोर होगा। सो मटेरियल ऑफ सेल स्टोर इन इंकल्जन बॉडी। इस तरह से यहाँ पर ये हमारी बहुत सारी रहती है। इसमें जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल रहते हैं जैसे कि ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, इसके अलावा फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये सारे हमारे ग्रेन्यूल्स जिसको हम इंकल्जन बॉडी बोलेंगे। सो यहाँ पर इंकल्जन बॉडी आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे एक रिबोसोम रहते हैं, इसके बाद यहाँ पर रिबोसोम क्या होता है, तो रिबोसोम हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री रहता है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सो ये हमारे जो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा इसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। सो एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके साथ एसोसिएट रहता है। वैसे हम रिबोसोम की बात करें तो दो टाइप के रिबोसोम होते हैं, जिसमें एक हमारे 70S रिबोसोम रहेंगे और एक हमारे 80S रिबोसोम रहेंगे। ये 80S, यहाँ पर जो S है इसको हम सेडिमेंटेशन यूनिट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन यूनिट, या इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलेंगे। स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था। सो इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलेंगे। और सेडिमेंटेशन यानी कि इसमें कितनी स्पीड से सेडिमेंटेशन होता है, तो इस वजह से इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। सो यहाँ पर एस का मीनिंग आपको पता चल गया। अब यहाँ पर हमारे ये जो 70S रिबोसोम है इसके दो सब यूनिट रहते हैं और हमारे 80S रिबोसोम रहते हैं, इसके भी दो सब यूनिट रहते हैं। यहाँ पर 70S के कौन से सब यूनिट, तो 50S प्लस 30S, 50S एंड 30S, यहाँ पर आपको याद रखना है 30S एंड 50S। और हमारे 80S के 40S या यहाँ पर 60S और 40S और 60S, इस तरह से हमारे 80S के दो सब यूनिट रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे ये जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा ओनली ये 70S रिबोसोम देखने को मिलता है। हमारा 80S रिबोसोम
ओनली यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा ओनली 70s और यूकैरियोटिक में हमारा 80s और 70s दोनों देखने को मिलते हैं। जो 80s रहेगा वो हमारे यूकैरियोटिक सेल में, और 70s भी यूकैरियोटिक सेल में हम देखेंगे तो उसकी कुछ ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो इसमें हमारा 70s रिबोसोम भी वहां पर देखने को मिलेगा। बट अभी हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा ओनली ये 70s रिबोसोम देखने को मिलता है, और ये रिबोसोम इस तरह से यहाँ पर रहते हैं, इस तरह से हमारे ये रिबोसोम रहते हैं। और ये रिबोसोम कभी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर हमारा ये डीएनए है, तो डीएनए में से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा मैसेंजर आरएनए बन गया। अब यहाँ पर ये हमारा मैसेंजर आरएनए के साथ ये हमारे जो सारे रिबोसोम है ये इस तरह से जुड़ जाएंगे, इस तरह से यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के साथ। जैसे कि यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए है। वैसे आरएनए के मेनली 3 टाइप होते हैं, जिसमें मैसेंजर आरएनए, रिबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। सो इस तरह से यहाँ पर इसमें से हमारे मैसेंजर आरएनए के साथ इस तरह से हमारे सारे रिबोसोम अटैच हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे पॉलीरिबोसोम, पॉलीरिबोसोम आपको याद रखना है, पॉलीरिबोसोम, या इसको पॉलीसोम बोलेंगे, या इसको और पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स यहाँ पर इसको पॉलीसोम्स बोलेंगे। सो आपको ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, पॉलीरिबोसोम और पॉलीसोम। किसको बोलेंगे? तो हमारे मैसेंजर आरएनए के साथ हमारे सारे रिबोसोम इस तरह से अटैच हो जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीसोम्स या पॉलीरिबोसोम। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो पॉलीसोम रहेगा वो ट्रांसलेशन के थ्रू यहाँ पर ये ट्रांसलेशन के थ्रू हमारा प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो इसी वजह से इसको रिबोसोम को हम बोलेंगे, इसी वजह से रिबोसोम को हम बोलेंगे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ओके, सो आपको ये सारी समझ में आ गई। वैसे ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम 12th में जो हमारा जेनेटिक वाले चैप्टर है वहां पर हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। अभी आप इतना ही समझो कि हमारा पॉलीसोम और पॉलीरिबोसोम किसको बोलेंगे। ओके, सो यहाँ तक ये हो गया रिबोसोम। एंड नेक्स्ट में कैसे हम बात करें तो हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें से कुछ मोटाइल रहते हैं और कुछ नॉन मोटाइल रहते हैं। यहाँ पर कुछ मोटाइल रहते हैं और कुछ नॉन मोटाइल रहते हैं, नॉन मोटाइल रहते हैं। अब यहाँ पर मोटाइल की बात करें तो मोटाइल जो हमारे सेल रहते हैं या हमारे प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं तो इसमें हमारा एक फ्लैजेला देखने को मिलता है। यहाँ पर एक एलोंगेटेड यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस तरह से हमारा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके सरफेस के ऊपर से यहाँ पर इस तरह से एलोंगेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम बोलेंगे फ्लैजेला। फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला क्या होता है तो हमारा एक्सटेंशन रहता है, हमारे सेल के सरफेस से बाहर एक हमारा लॉन्ग एक्सटेंशन रहता है। क्या रहता है? तो एक हमारा लॉन्ग एक्सटेंशन रहता है। ओके, और ये फ्लैजेला को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली फिलामेंट, फिलामेंट, दूसरा हमारा पार्ट हुक, और तीसरा हमारा पार्ट बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। अब ये हुक, फिलामेंट और फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी क्या होता है तो जैसे कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे यहाँ पर इस तरह से हमारा इस तरह से हुक निकलता है, इस तरह से यहाँ पर हुक निकलेगा, इसको हम बोलेंगे हुक। और हुक से बाहर इस तरह से हमारा एक्सटेंशन रहेगा, जिसको हम बोलेंगे फिलामेंट। ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये हमारा फिलामेंट हो गया, ये हुक हो गया, और हुक और फिलामेंट के बाद यहाँ पर हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर ये हमारा बेस रहेगा, जिसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। सो यहाँ पर हुक क्या होता है तो हमारे फिलामेंट और बेसल बॉडी दोनों के बीच का हमारा जो पार्ट है वो हुक है। सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे जो सेल रहेगा, सेल में हमारे ये पूरे सेल के सरफेस पे इस तरह से पेली एंड फिमरी रहेंगे। क्या रहेंगे? इस तरह से ये पेली हो गया, इस तरह से। दूसरे हमारे एक पार्ट रहते हैं जिसको हम पेली बोलेंगे, और फिमरी, फिमरी। ये पेली क्या होता है तो एक हमारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहता है, एक हमारा प्रोटीन का
ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर रहता है जो कि हमारे सरफेस से बाहर निकलता है। ओके, यहाँ पर ये सारे हमारे पीली हो गए। और हमारे फिम्बरी जो रहेंगे वो हमारे सरफेस के ऊपर एक ब्रिस्टल लाइक एक्सटेंशन रहेंगे और ये इस तरह से यहाँ पर हमारे पीली से भी छोटे यहाँ पर एक्सटेंशन रहेंगे इस तरह से, इसको हम बोलेंगे फिम्बरी। ओके, सो इन दोनों का काम क्या है, तो ये मोटिलिटी में हमारे जो सेल रहेंगे, सेल की मोटिलिटी में इसका कोई भी रोल नहीं रहता है। सो मोटिलिटी में इसका रोल नहीं रहता है, इसका कोई भी रोल नहीं रहता है। बट ये हमारे कुछ ऐसे होस्ट टिश्यू और जैसे कि पत्थर है तो उसको यहाँ पर अटैच होने के लिए ये हेल्प करते हैं। तो अटैच होने के लिए हमारे जैसे कि रॉक के साथ अटैच होने के लिए रॉक और होस्ट टिश्यू के साथ ये अटैच होने के लिए इसका ये काम आते हैं। सो ये पीली एंड फिम्बरी, आपको ये समझ में आ गया। सो इसी के साथ हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।